है आप लोगों का स्वॉर्ड ऑफ कमिंग के नए नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब जीजी कैंप साइड वापस आई तब लिन फुयू और एक्सॉर मेडन का गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जीजी ने बस एक नज़र गेम पर डाली, फिर एंट्रेंस खत्म हो गया। वो सीधे कैंप फायर के पास चली गई और अपने हाथ आग के सामने फेंकने लगी। इस दौरान चेन पिंग ने जंगल से काफी सारे शाखाएं काटी, उन्हीं शाखों से टेंट बनाए, 3 टेंट। ठीक है, सब काम निपटा कर वो ली बाओपिंग के पास आया। ली बाओपिंग ने जोर से झमाई ली और बिना कुछ बोले सीधे लेट गई। उसकी आंखें बंद करते ही गहरी नींद में चली गई। 3 टेंट्स में से एक टेंट ली हुआन नहीं ली हुआ आई, ठीक है, और लिन फुयू का था। दूसरी जीजी के लिए अलग से और तीसरा खाली। योलू आम तौर पर घोड़े वाले कैरेज पर ही सोता था। आज वो भी वही कंबल ओढ़कर रात गुजारने वाला था। वैसे भी ज्यादातर रातों में उन्हें कहीं न कहीं ठहरना मिल जाता था। कभी जंगलों के बीच कोई पुराना मंदिर, मतलब वही मंदिर मंदिर में रातें बिताते भी मेरे बच्चे लोग। ठीक है, इस बार तेज आंधी और बारिश वाली रात में उन्होंने दूर जंगल के बीच लैंटेन की हल्की लाइट देखी। उसी लाइट के सहारे वो एक अमीर रेसिडेंस तक पहुंच गए। उस घर का मालिक कभी मिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू का मिनिस्टर रह चुका था। रिटायरमेंट के बाद वो पहाड़ों में रहने आया था और नेचर के बीच शांत जिंदगी जी रहा था। बुढ़ा आदमी बहुत ही मेहमान नवाज था। जब उसने देखा कि ली बाओपिंग और बाकी बच्चे पढ़ाई के लिए सफर पर हैं तो वो दिल से खुश हो गया, ये जानते हुए भी कि वो ग्रेट ली एम्पायर से आए हैं, जो टेक्निकली ग्रेट फुयू नेशन का दुश्मन था। उसने फिर भी सबको रिस्पेक्टफुली और वार्मथ के साथ रखा था। खाना पीना में वो बिल्कुल सेजेस की टेक्निक फॉलो करता था। बेस्ट इंग्रेडिएंट्स, केयरफुल प्रिपरेशन, चेन पिंक और बाकी सब के लिए ये सब बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। उन जैसे सीधे पहाड़ी बच्चों के लिए ये दुनिया ही अलग अलग लग रही थी। बूढ़े आदमी को खासकर ली बाओपिंग और यूलू पसंद आ गए। जब उसे पता चला कि ली बाओपिंग को ट्रैवल जर्नल्स पढ़ना पसंद है तो अपनी प्राइवेट कलेक्शन के कुछ उसने अपनी प्राइवेट कलेक्शन के कुछ जर्नल्स गिफ्ट कर दिए। जर्नल्स मुझे नहीं पता इसका मतलब। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, वो चेन पिंग और सबको एक फेमस जगह दिखाने भी ले गया। वो जगह एक मशहूर क्लिफ थी। नदी के किनारे खड़ी हुई क्लिफ के सतह बिल्कुल शीशे जैसी स्मूथ थी। उस पर बहुत पुराने एंशंट इंग्रेविंग्स बने हुए थे, इतने पुराने कि उनकी उम्र गिनने का कोई तरीका नहीं था। लिखा हुआ टेक्स्ट बिल्कुल अनोखी स्क्रिप्ट में था जो कहीं और नहीं देखी गई थी। सदियों से स्कॉलर्स वहां आते रहे, इंग्रेविंग्स की रबिंग्स बनाकर येलो कोट नेशन और गेट सोयू नेशन में फैलाते रहे, मतलब वही प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आज तक कोई भी उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ नहीं पाया। हर स्कॉलर को अपना इंटरप्रिटेशन था, मतलब क्यूरियोसिटी सी थी। ठीक है, पर कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पाया था। मतलब अंदाजा सबको लगा पर फाइनल कोई नहीं पहुंच पाया। ठीक है, उस वक्त फुयू चैन ने दूर से सिर्फ एक नजर क्लिफ पर डाली और सीधे बोल दिया, ये इंग्रेविंग्स हेवनली लॉर्ड ऑफ लाइटनिंग ने बनाई है। ये हेवनली एम्पायर का वार्निंग है, एक फ्लड ड्रैगन के लिए। ये सुनते ही बुढ़ा आदमी जोर से हंस पड़ा। एक 15 साल के लड़के की बात को सीरियस लेना उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था, जब इतने ग्रेट स्कॉलर्स भी चुप रह गए थे। उस स्टेट से निकलने के बाद चेन पिंग ने नोटिस किया, जब भी वो जंगल में मिट्टी के चूल्हे बनाकर खाना पकाता, लोग उसे अजीब नज़र से देखते। एक दिन अचानक ली बाओपिंग ने बिना किसी कंटेक्स्ट के कहा, मतलब पता नहीं किसी तरीके से कहा, ठीक है, जूनियर अंकल, आपका खाना सच में बहुत टेस्टी होता है। सच बोल रही हूँ, मिनिस्टर माँ के घर का खाना भी इतना अच्छा नहीं था। अच्छा था, मतलब इतना ही अच्छा था। ठीक है, ली हुई
को नींद आई। ली हुआ, इसको हम ली हुई भी कहेंगे भाई, ठीक है। ली हुआई को मतलब ली हुई कहेंगे हम, ठीक है। को नींद आ रही थी। उसने लिन फुयू को बताकर टेंट में चला गया, पर लिन फुयू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। वो फिर से एज्योर मेडन के साथ गो खेलने लग गया। गेम्स खेल रहे थे, सीधी बात, ठीक है। गेम्स खत्म होने के बाद लिन फुयू ने चेन पिंग को बताया कि वो एज्योर मेडन के साथ उसके माउंटेन टेम्पल जा रहा है। वहां टेम्पल की दीवार के अंदर एक बहुत प्रीशियस गो मैनुअल छुपा हुआ था। चेन पिंग को एक मिनट यार, रिसर्च्योर करने के लिए लिन फुयू ने समझाया कि एज्योर माइडन अकेले भी जा सकती थी, पर उसने खुद कंपनी करने का मतलब कंपनी देने का डिसीजन ले लिया, ठीक है। मतलब क्या लिखा भाई राइटर ने, मेरे समझ नहीं आ रहा यार, कोई बताओ मेरे को, ठीक है। चेन पिंग ने सिर हिला दिया, बस रात में पहाड़ पर संभाल के चलना कहा। फिर लिन फुयो और एज्योर मेडन धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगे। चेन पिंग दूर से उन्हें देखता रहा। लगता था जैसे पहाड़ पर कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। एज्योर मेडन के पैर जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे। वो हवा में ग्लाइड कर रहा था। उसके आगे एक हल्की ग्रीन घोस्टिली फ्लेम चल रही थी, रास्ता रोशन करते हुए। दोनों शांत तरीके से बात कर रहे थे। सीन बिल्कुल डरावना नहीं लग रहा था, बल्कि ली बाओपिंग के ट्रैवल जर्नल्स में लिखे कैंडल लिट नाइट वॉक जैसे लग रहा था। मतलब वही यार कहानी की तरह लग रही थी उसे, ठीक है। जीजी के जाने के बाद सुई चैन अकेला डाल पर खड़ा रहा। कभी कभी रात के सन्नाटे को चीरते हुए उल्लू की आवाज सुनाई देती। येलो कोट नेशन में इन्हें डिस्प्लेस्ड बर्ड्स कहा जाता था। बैड ओमेन, बुरी खबर का सिग्नल माने जाते थे। तब जंगल में काला धुआं उठा और शियो चैन के पास आकर रुक गया। शियो चैन ने पूछा, जा रहे हो? टाउन का यिन गॉड सर हिलाकर बोला, ओल्ड मैन यांग के लिए एम्यूटलेस। मुझे एस्टल विंड्स और सिटी पैसेज से बचाते हैं, पर सिर्फ इतना ही कि मैं बॉर्डर तक जा पाऊं। मतलब वही उसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी बॉर्डर तक जाने की उसकी अनुमति है, ठीक है। कोर्ट नेशन तक आना ऑलरेडी लिमिट थी उसकी। वानपिंग कंट्री के बाद मुश्किल बढ़ जाएगी। उसके चेहरे पर कभी पानी जैसा लगता, कभी आग जैसा। मुझे नहीं पता तुमने ओल्ड मैन यांग से क्या डील की है, पर बस इतनी उम्मीद है कि चेन पिंग के साथ चीजें पीसफुल सेटल करोगे। सुयो चैन ने शांत तरीके से कहा, कोशिश करूंगा। यिन गॉड मुस्कुराया, क्या तुम करने में विश्वास रखते हो, इंपीरियल प्रिसेप्टर? सुयो चैन ने सर हिला दिया, मैं कर्मा में विश्वास नहीं करता। हर इंसान का रास्ता अलग होता है। और चेन पिंग की चिंता छोड़ दो, अपनी वाइफ और बेटे की चिंता करो। लेक फूजियान का रिवर सेवरिंग ट्रू लॉर्ड उन्हें पाउंड बना रहा है। यून गॉड ने गहरी सांस ली। हर चीज इंसान के कंट्रोल में भी नहीं होती, उसने कहा। ग्रेट दाव में कोई डेड एंड नहीं होता। सियो चैन बोला, बस कुछ रास्ते ज्यादा मुश्किल होते हैं। यून गॉड हंस दिया, फिर चुप हो गया। थोड़ी देर बाद बोला, मैं तुम्हारी डॉक्ट्राइन का रिस्पेक्ट करता हूँ। आज लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, पर आने वाले समय में दुनिया तुम्हारी बात समझ जाएगी। सियो चैन हैरान हो गया। यून गॉड ने कंफ्यूशियन स्टाइल में कहा, यानी गहरा ब्लो मारा था, ठीक है। काफी दूर जाने के बाद ही सियो चैन होश में आया। उसके चेहरे पर दर्द और रिलैक्स फीलिंग दोनों थी। उसने आगे कदम बढ़ाया, स्लीव्स झटकी और हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उसकी आंखों में फिर से पर्पस आ चुका था। जब लिन फुयू कैंप साइट वापस आया, उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। हाथ में एक पुरानी किताब पकड़े वो कैंप फायर के पास बैठ गया। क्या हुआ? चेन पिंग ने पूछा। वो स्कॉलर्स बिल्कुल गिरे हुए लोग, लिन फुयू ने दांत पीस कर कहा। सिर्फ पीना होता तो ठीक था, पर जो हरकत की, अगर मैं एज्योर मेडन होता तो उन्हें टेम्पल से बाहर फेंक देता। चेन पिंग ने शांत आवाज में कहा, पर एज्योर मेडन ने कुछ नहीं किया है ना? लिन फुयू ने सर हिला दिया। तो फिर एक्सेप्ट करना सीखो, चेन पिंग बोला। लिन फुयू ने उसका चेहरा देखा। अजीब सी शांति महसूस हुई।
उसने हल्की सांस ली और कहा, समझ गया। हमें बताया जाता है हॉरिजॉन माउंटेन के समिट पर एक छोटा सा टेम्पल था। गेट पर कोई प्लेक नहीं लगा था, जैसे किसी को अपना नाम बताने की जरूरत ही ना हो। टेम्पल के बाहर एक बहुत बड़ा हरा भरा सेप्रेस ट्री खड़ा था, जो जो देखकर लगता था जैसे ये यहीं सदियों से खड़ा हो। टेम्पल के बाहर लैंटर्न्स की लाइट फैली हुई थी। अंदर जाने से पहले ही लगता था कि जगह जिंदा है। बाहर करीब 1 दर्जन आदमी औरत खड़ी थी। लगता था सर्वेंट्स हैं। छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट कर बातें कर रहे थे। ठीक है। आवाज धीमी, टोन संभाली हुई। टेम्पल के अंदर का सीन बिल्कुल अलग था। अंदर 30 से 40 साल के बीच के 5-6 आदमी बैठे वाइन पी रहे थे। सबके चेहरे शराब से लाल हो चुके थे। जोर जोर से हंस रहे थे। जमीन पर खुले हुए वाइन जग्स बिखरे हुए थे। उनकी बोलचाल, उनका अंदाज सब बता रहा था कि ये लोग नोबल बैकग्राउंड से आए हैं। पॉलिटिक्स, रिसेंट इवेंट्स, हर चीज पर बात हो रही थी। नशे में चूर एक आदमी ने अपने ऊपर का कपड़ा उतार दिया। उसने वाइन कप ऊपर उठाया। एज्योर मैडन की मूर्ति की तरफ देखकर जोर से हंस पड़ा। चाहे तू गॉड हो या स्पिरिट, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर हिम्मत है तो सामने आ जा, मैं तुझे भी वाइन पिलाऊंगा। एज्योर मैडन, आज रात अगर तू अपनी पेडिस्टल से नीचे आ जाए तो यह कहानी जनरेशंस तक चलेगी। चीयर्स एज्योर मैडन, उसने चिल्लाया। वो लड़खड़ाते हुए वाइन पीने लगा। ज्यादा वाइन उसके बॉडी और जमीन पर गिर रही थी। बाकी लोग हंस हंस कर उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक और आदमी ज्यादा बोल्ड हो गया। नशे में बोला, आज रात मैं इस मूर्ति को पेडेस्टल से उठाकर ले जाऊंगा, गॉडेस के साथ सोऊंगा। ये स्टोरी जिंदगी भर चलेगी। मतलब वही यार उल्टपटांग बातें कर रहे थे नशे में। ठीक है। उसकी बात पर और ज्यादा हंस हंसने की आवाजें गूंज उठी। पर उसी पल टेम्पल के अंदर एक बेहद हल्की सी सांस गूंज रही थी गूंज कर गई। ठीक है। ऐसी कि किसी ने महसूस ही नहीं की। यूर एक नरम सी हवा चली। लोग पीते रहे। किसी को कुछ गलत होने का एहसास तक नहीं हुआ। पहाड़ के आधे रास्ते पर चेन पिंग अपनी स्टैंडिंग मेडिटेशन में था। अचानक उसका ध्यान टूटा। नीचे देखा तो वीवी आ रही थी, हाथ में एक डाल पकड़े। ठीक है। शाखा लिए। अभी शाखा मुझे नहीं पता भाई क्या है। ठीक है। चेन पिंग ब्रांच से उतरने ही वाला था कि जीजी ने ऊपर देखा, मुस्कुराई और फाक हिलाकर बोली अपनी नेचुरली प्रोडक्टिव आवाज में, उतरने की जरूरत नहीं, यही बैठकर बात कर सकते हैं। उसकी बात खत्म होती ही तेज मूवमेंट से मतलब में आगे बढ़ी वो। ठीक है। एक पेड़ पर पैर रखकर दूसरे पेड़ पर जंप, फिर तीसरे पेड़ पर लाफिंग पैड की तरह उसे यूज करते हुए वो हवा में ऊपर उठती चली गई। कुछ ही पलों में वो उस ब्रांच के पास पहुंच चुकी थी जहां चेन पिंग बैठा था। यह बिल्कुल क्लियर था, यह लड़की कोई नॉर्मल अनट्रेंड इंसान नहीं थी। जीजी ने ब्रांच पर बैठकर पैर हिलाए और मुस्कुराते हुए बोली, तुम मार्शल आर्टिस्ट हो और मैं कल्टीवेटर, दोनों सेम नहीं होते। एरोगेंट कल्टीवेटर्स की नज़र में मार्शल आर्टिस्ट बस वो लोग होते हैं जिनके पास कल्टीवेशन का एप्टीट्यूड नहीं होता, मतलब वही कल्टीवेशन नहीं कर सकते। ठीक है। इसलिए उन्होंने लेसर पाथ चूज किए होते हैं, मतलब वही यार कमजोर वाला पाथ, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। उसकी आवाज़ शांत थी पर बात सीधे इसलिए मार्शल आर्ट्स के माइन टायर्स को 9 लोली टायर्स कहा जाता है। कल्टीवेटर्स इंपीरियल कोर्ट के प्रॉपर ऑफिशियल्स जैसे होते हैं और मार्शल आर्टिस्ट बस छोटे मोटे ऑफिशियल्स। इसी वजह से दोनों के बीच रिवेंटमेंट रहता है, मतलब वही दुश्मनी रहती है थोड़ी मोटी। ठीक है। चेन पिंग ने पूछा, ये सब मुझे क्यों बता रही हो? जीवी ने शाखा को अपनी गोद में सीधा रखा और बिना घूम फिर के बोली, सुई दोंगसेन के पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। उसने मुझे
सीक्रेटली अप्रोच किया, बोला अगर मैं तुमसे उसके लिए एक अच्छा शब्द बोल दूं तो चाहे तुम उसे डिसाइपल ही ना बनाओ, वो मुझे एक ट्रेजर देगा। मतलब यार तारीफ करने के लिए बोल रही है, तुझे पैसे दूंगा मेरी तारीफ कर ऐसे, ठीक है। हम दोस्तों को आगे बोलते हैं जा उसके सामने मेरी तारीफ कर ऐसा वाला, ठीक है। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। मैं तो उसकी ओनरलेस फ्लाइंग स्वॉर्ड चाहती थी पर उसने मना कर दिया। सिर्फ एक बैम्बू फ्लूट का प्रॉमिस किया, फिश बग फ्लूट, रियल वन, लू एम्पायर के सीक्रेट इंपेरियल कलेक्शन का पार्ट। मैं औरत हूँ, ब्यूटीफुल चीज़ों से नेचुरली लगाव होता है, इसलिए मैं यहाँ आ गई और मान गई बात करने के लिए। चेन पिंग ने अपनी मेडिटेशन छोड़ दी और सीधे बैठ गया। मैं सुन रहा हूँ। जीजी हंस पड़ी। बस इतना ही कहना था। मार्शल आर्टिस्ट और कल्टीवेटर का टॉपिक बस आइस ब्रेकर था। सच बताऊं तो तुम्हारा फुयो दोंगसेन को बार बार मना कर ना देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, पर अब जब मुझे उसके लिए बोलना है तो डर लग रहा है। कहीं तुम मुझे सुनने से पहले ही मना ना कर दो। ठीक है, मतलब वाह क्या बात है, बोलना नहीं चाहता फिर भी बोल रहा हूँ ऐसे वाला है, ठीक है। चेन पिंग ने शांत तरीके से कहा, अगर वो पूछेगा मैं कह दूंगा कि तुमसे बात रख दी, तुमने बात रख दी करके ऐसा, ठीक है, तुमने बात कर ली अब निकल यहाँ से ऐसा वाला। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मार्शल आर्ट्स के बारे में और बताओ। जीजी ने आंखें सिकोड़ कर उसका चेहरा देखा, जैसे उसके अंदर झांक रही हो। मार्शल आर्टिस्ट के बारे में जो मैं जानती हूँ वो भी सुन सुन कर ही है, मतलब वही आगे पुरानी बातें ही मैंने सुनी है ऐसा है, ठीक है। मैं जानती हूँ वो भी सुन सुन कर है। लोअर 5 टायर्स में बॉडी रिफाइनमेंट होती है, इसलिए मॉर्टल आर्ट्स से ओवरलैप होता है, मार्शल आर्ट से ओवरलैप होता है सर, ठीक है, मतलब तालमेल बैठता है सर। मतलब चेन पिंग के बॉडी के 5 पॉइंट्स की तरफ से इशारे किए। ह्यूमन बॉडी में 300 से ज़्यादा IQ पॉइंट्स होते हैं, सब इंटरकनेक्टेड जैसे पहाड़ों की रेंज की तरह लगते हैं। मार्शल आर्ट का फर्स्ट टायर क्ले एम्ब्रो टायर होता है। इसमें बॉडी के अंदर की को ढूंढना होता है और उसका लिए बीस्ट IQ पॉइंट, बेस्ट मतलब वही मेरिडियंस है, समझो, ठीक है, चूज करना होता है। यही एप्टीट्यूड का फर्क दिख रहा जाता है, मतलब ये दोनों का फर्क पता चलता है। चेन पिंग ध्यान से सुन रहा था। मैंने सुना है, उसने कहा, पर दोबारा सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजी ने ऊपर देखा। जो प्रोडिजीज होते हैं वो बचपन में ही की पकड़ लेते हैं और इम्पोर्टेंट IQ पॉइंट चूज करते हैं। जैसे कोई जंगल का छोटा टीला टीला ले के कोई रेड कैंडल टाउन और कोई ग्रेटली एम्पायर की कैपिटल पोजीशन अलग अलग होती हैं। देख रहे हो भाई, मतलब ना ऐसा है यार, इसका बताऊं मैं कि एक पॉइंट ना दूसरे पॉइंट से कनेक्ट ही करते नहीं बनता। मैं क्या बताऊं ऐसे में, बताइए ना आप ही, ठीक है। उसकी आवाज़ धीमी पर भारी थी। तीसरा फैक्टर था कि की थिकनेस, डेंसिटी और लेंथ कैपिटल मिल जाए पर पावर नहीं हो तो सब बेकार समझे। मतलब वही मिल जाए फिर भी पावर नहीं है तो क्या करेगा, घंटा करेगा वो कुछ भी, ठीक है। समझा, चेन पिंग ने बोला। जीजी आगे बढ़ती गई। बॉन्डेड फ्लाइंग स्वॉर्ड एक ऐसी स्वॉर्ड होती है जो स्वॉर्ड्समैन के बॉन्डेड IQ पॉइंट में नर्चर होती है, सोल से जुड़ी होती है। बाहर आने पर सॉलिड, वापस जाने पर नरम और प्रोफाउंड बन जाती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, मास्टर कहते थे IQ पॉइंट्स छोटी दुनिया होते हैं, अगर पूरी तरह कल्टीवेट कर लो तो माउंटेन जैसे ट्रेजर भी फिट हो सकते हैं। स्टोरेज पाउच मान के चलो उसको, ठीक है। चेन पिंग चुप था। सेकेंड टायर के लिए बॉन्डेड IQ पॉइंट से पाथवेज एक्सपेंड करनी होती है, पतली मेरिडियंस को प्रॉपर रूट्स बनाना होता है। इसी वजह से दुनिया में इतनी सारी आर्ट्स होती हैं, पाथ्स अलग अलग हैं। सीजी ने सीधा कहा, चेन पिंग तुम अभी भी सेकेंड टायर के फाउंडेशन बना रहे हो। तुम्हारा वॉकिंग मेडिटेशन, स्टैंडिंग मेडिटेशन, फर्स्ट प्रैक्टिस सब इसलिए हैं, इस स्पीड से तुम थर्ड टायर जल्दी छू लोगे। उसने कहा, ठीक है। वैसे तुम्हारे बॉन्डेड IQ पॉइंट कहाँ है? नो, चेन पिंग ने सर हिला दिया। कितने कंजूस हो, जीजी ने मुंह बनाया। मतलब नहीं बताऊंगा बोल दिया, निकल यहाँ से, ठीक है। फिर सोचा, फियो चैन की सिचुएशन याद आई। तुम ऐसे ही हो, उसने मन में कहा। चेन पिन ने अचानक पूछा, तुम्हें क्यों लगता है मैं थर्ड टायर जल्दी पहुंचूंगा? जीजी ने कामली समझाया, मार्शल आर्टिस्ट
अपनी की जलाकर पावर लेते हैं। बॉडी को नुकसान होता है अगर ज़्यादा देर सेकेंड या थर्ड टायर पर रुक गए, की लीक होती रहती है, इसलिए कई लोग खुद को मार लेते हैं। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। रिच क्लैंस मेडिसिन से हील कर लेते हैं पर रूट प्रॉब्लम नहीं सुलझते। 9th या 10th टायर पर जाकर ही लॉन्ग लाइफ पॉसिबल है। यानी कि यार कम लेवल वाले जल्दी मर जाते हैं सीवी से, ठीक है। लॉन्ग लाइफ चाहिए तो 10th या 9th टायर पे पहुंचो, ऐसा है, ठीक है। चेन पिंग ने धीरे से कहा, मेरे लिए स्लो और स्टीडी बेटर है। मैं मिस्टेक्स एफोर्ड नहीं कर सकता। मैं टायर्स के पीछे नहीं भाग रहा, सिर्फ अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। वो सच सर्वाइवल नहीं बोला, ठीक है। काई जिनजियांग के बाद उसका शरीर एक पुराना घर बन चुका था। हर जगह से हवा निकलती पर बिल्कुल टूट चुका नहीं था, पता नहीं यार मुझे, ठीक है। जीजी मुस्कुराई, हर किसी के पेस अलग होता है। चेन पिंग ने पूछा, मुझे लगता है कल्टीवेटर्स केयर फ्री होते हैं, फिर बॉडी रिफाइनमेंट क्यों? सीजी चुप रही, रात और गहरी हो चुकी थी। तो ठीक है गाइस, इस एपिसोड को यही तक रखते हैं। और बता रहा हूँ मैं कि यार इसके चैप्टर्स में बिल्कुल एक साथ मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग बताइए क्या करें, इसका कंटिन्यू करें कि नहीं करें। क्यों कंटिन्यू करना आप लोग पब्लिक डिमांड पे है, क्योंकि यार इसके चैप्टर्स मैच ही नहीं हो रहे भाई। राइटर ने ऐसे लिखे, मेरा ना दिमाग इधर से उधर काम नहीं कर रहा है, पता है, इसको कंटिन्यू एक्सप्लेन करने की वजह से। तो आप लोग बताइए, खैर पब्लिक डिमांड सबसे पहले। तब मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून। एपिसोड छोटा है लेकिन क्या करें, करना पड़ता है।